हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई केस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम केस स्टडी को समझेंगे। एक बैंक के बारे में केस स्टडी है। ठीक है, एक नेशनलाइज बैंक मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक है, उस बैंक के एम्प्लॉयज़ की बारे में एक केस स्टडी है। ठीक है, सबसे पहले हम केस स्टडी को समझते हैं। सपोज यू आर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इन नेशनलाइज बैंक सिंस मैनी ईयर्स। आप एक एग्जीक्यूटिव मतलब एक अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो बैंक में आप एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हो। कौन सी बैंक में? एक राष्ट्रीय बैंक में। बहुत सालों से उस बैंक में आप हो। ठीक है, वन डे वन ऑफ योर कलीग्स कम्स टू यू। एक दिन आपकी सहकर्मी, साथ में काम करने वाली, आपके पास आती है और आपको ये बताती है कि हर फादर इज इल एंड ही हैव हार्ट डिसीज एंड रिक्वायर्स इमीडिएट सर्जरी। मतलब उनके फादर है, वो फादर बीमार है। उनको क्या बीमारी हुई है? तो उनको हार्ट की डिसीज है। ठीक है, उनके हार्ट में कोई तकलीफ है और वो इतनी सीरियस तकलीफ है कि लाइफ एंड डेथ का सवाल है और उसमें उनको इमीडिएट सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, ऐसा डॉक्टर ने बोला। इमीडिएट उनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। ठीक है, अब उसके लिए उनको चाहिए होगा 10 लाख रुपए। ऑपरेशन करवाने के लिए कितना लग रहा है उनको? तो 10 लाख रुपए अराउंड इतना अप्रोक्सीमेटली लगने वाला है। ठीक है, इतना समझ लिया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि सी हैव नॉट इंश्योरेंस, मतलब आपकी जो कलीग है, सहकर्मी है, उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है ना। इंश्योरेंस नहीं है यहाँ पे। अब थोड़े दिन पहले ही उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई है। थोड़े दिन पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है और वो कैसे लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। ठीक है, और उनके पास पैसे नहीं है और उनके कितना ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। अब ये बात आपको वो बताती है कि आप उनको कुछ हेल्प कर पाओगे, पर आपके लिए उनको देने के लिए एम्पैथी मतलब सहानुभूति से सिवा और कुछ नहीं है। आपके पास नो रिसोर्सेज, आपके पास कोई पैसे नहीं है कि आप उनको हेल्प कर पाओ। आप बस उनके साथ सहानुभूति रख सकते हो। ठीक है, फ्यू डेज लेटर मतलब थोड़े दिन के बाद सी इज कमिंग अगेन टू यू। वो आपके पास आती है, आप उनको पूछते हो उनके फादर के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में कि उनका हेल्थ कैसा है ना। स्वाभाविक है, आप उनकी जगह पे होते तो आप भी वही करते। तो उन्होंने वही पूछा कि आपके फादर को कैसा है, तो उन्होंने बोला कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही, उनका ऑपरेशन जो करवाया था वो कैसा रहा? सक्सेसफुल रहा और ही इज नाउ रिकवरिंग वेल। अभी उनको अच्छा हो रहा है, मतलब अभी रिकवर कर रहे हैं वो अच्छे से। ठीक है, अब आप सरप्राइज हो जाओगे कि वो तो 10 लाख रुपए की जरूरत थी, उनके पास पैसे नहीं थे, है ना, और उनकी सर्जरी कैसे हो गई? ये भी आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगा। तो आपने पूछा होगा, तो उन्होंने क्या बोला? बैंक मतलब एग्जीक्यूटिव, यू एज ए एग्जीक्यूटिव है, तो आपने पूछा तो उन्होंने बोला कि बैंक मैनेजर वाज द काइंड। जो बैंक में आप भी काम कर रहे हो उसी बैंक के बैंक मैनेजर है, वो काइंड थे, इसकी वजह से उन्होंने हेल्प किया। क्या हेल्प किया? तो कि एक डोरमेंट अकाउंट है आपकी बैंक में, कोई डिपॉजिटर है, मतलब पैसे जिन्होंने रखे, ऐसे एक डोरमेंट अकाउंट है। डोरमेंट मतलब इनएक्टिव है, बहुत सालों से वो बंद पड़ा है और उसी अकाउंट में पैसे उन्होंने रखे हुए। ठीक है, अब उस अकाउंट से बैंक मैनेजर ने 10 लाख रुपए आपको दे दिए कि ठीक है, इन 10 लाख रुपए से आप सर्जरी करवा लो और वैसे भी वो इनएक्टिव अकाउंट है, तो अभी इमीडिएट ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि वो आएंगे पैसे लेने के लिए तो किसी को पता चलेगा। और उन्होंने ये भी बोला आपको कि ये जो इन्फॉर्मेशन है पूरा का पूरा मैं कॉन्फिडेंशियल रखूंगा। बैंक मैनेजर ने आपको बोला कि कॉन्फिडेंशियल ये बात रहेगी, किसी को नहीं बताया जाएगा और आप है ना अर्ली जितना भी हो सके इतना वो रीपे कर देना। उन्होंने रीपे करना स्टार्ट भी कर दिया है। वो पैसे 10 लाख रुपए जो लिए थे वो वापस भी देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये पूरी एक सिचुएशन है। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इस केस स्टडी में एथिकल इश्यूज कौन से, मतलब नैतिक समस्याएं क्या है? इवेल्यूएट बैंक मैनेजर्स बिहेवियर इन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो बैंक मैनेजर ने यहाँ पे किया है, जो उनको गवर्नमेंट अकाउंट से 10 लाख रुपए दिए हैं, इनएक्टिव अकाउंट से 10 लाख रुपए दिए, तो उनका बिहेवियर कैसा है यहाँ पे? आपको क्या लग रहा है? एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका बिहेवियर हमको जज करना है। ठीक है, और हाउ वुड यू रिएक्ट टू दिस सिचुएशन? अब आप क्या हो? उसी बैंक में बैंक के एग्जीक्यूटिव हो। ठीक है, तो बैंक के एग्जीक्यूटिव के तौर पे आपका यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? इस सिचुएशन में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअल सिचुएशन कि यहाँ पे वो एक तो आपकी कलीग है, सहकर्मी है ना, आप बहुत टाइम से उनसे जानते भी हो और उनके फादर को एकदम सीरियस इलनेस थी और उनके पास कोई रिसोर्सेज थे नहीं। ऐसे में बैंक मैनेजर ने उनको हेल्प किया, वो भी डोरमेंट अकाउंट से, तो क्या फर्क पड़ता है? पर फ्रेंड ये थोड़ा एथिकल लगता है हमें, कंपेशन एम्पैथी वाली सिचुएशन कि आप भी उनकी जगह होते, हेल्प करते, पर अगेंस्ट द लॉ के अगेंस्ट में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या कहते हैं कि किसी भी ऐसे अकाउंट से आप इस तरह से पैसे उठा के आप किसी को नहीं दे सकते, है ना। तो उसके अगेंस्ट में तो पूरा उस एंगल से हमें पूरा ये सिचुएशन को तराशना है, अभी सिचुएशन को समझना है। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझ आ गया।
तो हम सबसे पहले इस केस स्टडी में क्या करेंगे फ्रेंड, तो इस केस स्टडी में हम सबसे पहले इसमें स्टेक होल्डर मतलब हितधारक कौन कौन इन्वॉल्व है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं स्टेक होल्डर्स, हितधारक कौन है। तो सबसे पहले फ्रेंड आप एग्जीक्यूटिव हो बैंक के, तो एग्जीक्यूटिव, फिर आपकी वो कलीग जो आपके साथ में सहकर्मी है, तो सहकर्मी आपकी कलीग हो गई, फिर उनके फादर्स, हार्ट सर्जरी किनको करवाना है तो उनके फादर को, तो फादर भी इनमें स्टेक होल्डर हो गए। ठीक है, फिर आगे कोई आपको दिख रहा है फ्रेंड, आगे देखो, तो यहाँ पे बैंक मैनेजर आ गए, तो बैंक मैनेजर ये भी एक स्टेक होल्डर हुए, साथ में बैंक मैनेजर, अब ये पूरा का पूरा बैंक इन्वॉल्व है इसमें फ्रेंड, ये बैंक की बात आ गई तो बैंक भी इसमें स्टेक होल्डर एक आ जाएगा। ठीक है, और एक जो आपको नहीं दिख रहा है वो डोरमेंट अकाउंट है किसी का, तो वो डिपॉजिटर भी आ जाएंगे या ओवरऑल बैंक के डिपॉजिटर्स भी आ जाएंगे। बैंक मतलब बैंक में सारे के सारे डिपॉजिटर वगैरह सब के सब आ गए इसमें, और डोरमेंट अकाउंट होल्डर भी आ गए इसमें। ठीक है, तो इतने हम ये स्टेक होल्डर यहाँ पे लिख दिए, एग्जीक्यूटिव, कलीग, हर फादर, बैंक मैनेजर, बैंक, डिपॉजिटर। ठीक है, अब हमें क्या यहाँ पे समझना है कि एथिकल इश्यूज, यहाँ पे नैतिक समस्याएं कौन सी है। सबसे पहले हमें नैतिक समस्याएं समझनी है। यहाँ पे एथिकल इश्यू ऐसा है कि उनको सर्जरी की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, तो आपको उनके प्रति एम्पैथी मतलब करुणा, दया होना चाहिए ना, कंपेशन होना चाहिए, करुणा, तो वो वाली एक एथिकल सिचुएशन आ जाती है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बैंक में बैंक मैनेजर ने यहाँ पे क्या कर दिया, पैसे दे दिया उनको, पर किसी को बताया नहीं, इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा कॉन्फिडेंशियल रखा, तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वाली सिचुएशन आती है। यहाँ पे पारदर्शिता तो रखी नहीं गई है, तो ये एक बड़ा इशू है। इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, आपको बैंक के प्रति ऑनेस्टी होनी चाहिए थी, बैंक मैनेजर और कलीग को बैंक के प्रति ऑनेस्टी होनी चाहिए थी कि आप जो जॉब कर रहे हो आपका ड्यूटी ये है कि बैंक का अच्छा हो, आपके एम्प्लॉयर का सही हो, और आपके जो डिपॉजिटर है, पब्लिक ने आपके ट्रस्ट किया है ना, जनता ने क्या किया, आपके ट्रस्ट किया है, इसीलिए उनका पैसा आपको सेव करके रखना चाहिए था, पर आपने उसका दूसरी जगह यूज़ किया है। ठीक है, तो इसीलिए पब्लिक जो आपकी इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पैथी एंड कंपेशन, यहाँ पे अब वो भी आएगा कि एम्पैथी एंड कंपेशन वाली भी सिचुएशन आती है, क्योंकि वो उनको सीरियस इलनेस है उनके फादर को, आपके कलीग को, तो उनके लिए पैसे जरूरत है और कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो बैंक मैनेजर ने किया, तो किस वे में किया उन्होंने, क्या भाव था उनका तब, तो उनका एम्पैथी था कि अगर उनकी जगह पे आप होते तो भी आप शायद, आपको ऐसी सिचुएशन आती तो आपके फ्रेंड भी आपको यही करता, ऐसा लगा है ना, तो दूसरे वाले के दर्द को हमको उनके पैरों में पैर डाल के, उनके शू में पैर डाल के समझना। तो यहाँ पे वही वाली सिचुएशन हुई है कि एम्पैथी वाली सिचुएशन आ रही है बैंक मैनेजर के दिमाग में। और कंपेशन, किसी के प्रति आपको कंपेशन मतलब वहाँ पे जान के उनकी तकलीफ को दूर करवाना है ना, तो वो करुणा वाली सिचुएशन, तो ये भी है यहाँ पे एक एथिकल इशू। इम्पार्शियलिटी, यहाँ पे बैंक मैनेजर का इम्पार्शियलिटी दिख सकती है ना, कि इम्पार्शियलिटी मतलब डाउन होगी कि बैंक मैनेजर इज नॉट इम्पार्शियल, ऐसा दिखेगा लोगों को। बाकी जो बैंक के कर्मचारी है, बैंक के एम्प्लॉइज है, उनको क्या लगेगा यहाँ पे कि बैंक मैनेजर है पर्टिकुलर किसी एक इंसान को वो फेवर कर रहे हैं, वो जानते हैं, इसीलिए आपके कलीग को उन्होंने हेल्प किया है, ऐसा भी तो लगेगा ना कि कोई एक इंसान को फेवर कर रहे हैं, इसीलिए वो इम्पार्शियलिटी यहाँ पे शो नहीं होगी। इम्पार्शियलिटी जो निष्पक्षता होनी चाहिए थी वो निष्पक्षता शो नहीं होगी, तो ये भी एक यहाँ पे एथिकल इश्यू हमें दिखेगा। अगेंस्ट प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स क्या कह रहे हैं, प्रोफेशनल ये कह रहे हैं एथिक्स कि आप जिस प्रोफेशन में जुड़े हो आपको उनके साथ में अवॉइड रहना है। ठीक है, बैंक मैनेजर का ये ड्यूटी था कि वो अपना काम करे सर्वोच्च वे में, और अपने जो भी स्टेक होल्डर है किसी को भी कुछ आंच ना आए, उनको कोई नुकसान ना हो, पर यहाँ पे डोरमेंट अकाउंट से पैसे निकाल के उन्होंने क्या किया, तो कि पब्लिक का ट्रस्ट के अगेंस्ट में वो गए। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट में। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, पब्लिक के जो ट्रस्ट पब्लिक ने दिखाया उसके अगेंस्ट में ब्रीच किया आपने। विसल ब्लोइंग, ड्यूटी टू रिपोर्ट, अब आपकी भी यहाँ पे ड्यूटी बन रही है। आप एग्जीक्यूटिव हो, आपको ये बात आपकी फ्रेंड पूरी की पूरी आपकी कलीग जो वो आपको बता चुकी है, अब आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब आपको क्या करना है, आप साइलेंट तो रह नहीं सकते। साइलेंट अगर रहे आप तो क्या होगा, साइलेंट अगर आप रह गए तो इसका मतलब है कि आपकी ड्यूटी थी कि पब्लिक का, बैंक का, आपके एम्प्लॉयर का श्रेष्ठ हो, है ना, पर आप उसके अगेंस्ट में जा रहे हो, आप किसी को बचाने के लिए ये सब कर रहे हो, तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे आपकी जो ड्यूटी होगी प्रोफेशनल ड्यूटी, उसके अगेंस्ट में आप जा रहे हो। ठीक है, इसीलिए विसल ब्लोइंग करना चाहिए कि नहीं, ड्यूटी टू रिपोर्ट, ये वाली सिचुएशन भी यहाँ पे आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब एथिकल इश्यूज यहाँ पे इन्वॉल्व है।
अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इवोल्यूट बैंक मैनेजर्स बिहेवियर इन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बैंक मैनेजर ने जो किया वो आपको क्या लग रहा है, सही है या गलत है? वो आपको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब नैतिक दृष्टिकोण से आपको तराशना है उसको, है ना। तो यहाँ पे हम उसको देखते हैं। तो बैंक मैनेजर का बिहेवियर कैसा था, उन्होंने यहाँ पे पैसे दिए, उन्होंने फेवर तो कोई मांगा नहीं, उनके कलीग से फेवर नहीं मांगा कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा, उसके बदले में आप मुझे कुछ हेल्प कर दो कहीं और या कुछ, है ना। तो ऐसा तो कुछ उन्होंने मांगा नहीं। तो उनका एकदम कैसा था कि उनको काइंडनेस थी, एम्पैथी थी और ह्यूमैनिटेरियन, उनके अंदर एक मानवीय दृष्टिकोण था कि उनके पापा को, उनके फादर को ये जरूरत थी, वरना उनकी लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन थी अगर वो नहीं रहते, मतलब उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने उनका एंगल कौन सा था, ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय दृष्टिकोण था, ठीक है। उन्होंने फिलांथ्रोपी मतलब परोपकार वाला दिखाया, जो एक्ट ऑफ अल्ट्रुइज्म कहते हैं ना। अल्ट्रुइज्म में बदले में कुछ भी मांगना, मतलब एक्सपेक्ट नहीं करना, खुद को छोड़ के बाकी सबका भला हो। तो उन्होंने अपने कलीग का वो भला सोचा, ठीक है, एक्ट ऑफ अल्ट्रुइज्म किया। पर यहाँ पे बैंक मैनेजर का व्यू दूसरा भी हो रहा है यहाँ पे कि काइंडनेस, एम्पैथी, ह्यूमैनिटेरियन, फिलांथ्रोपी वगैरह तो उन्होंने शो कर दिया, पर इनजस्टिस हो रहा है यहाँ पे टू डोरमेंट अकाउंट होल्डर। जो डोरमेंट अकाउंट होल्डर था उनको पता नहीं, उनकी विल के अगेंस्ट में उनको पूछा नहीं गया, उनकी इच्छा के अगेंस्ट में जाके आपने क्या किया, यहाँ पे उसमें से पैसे उठा के आपने दे दिए। तो इनजस्टिस यहाँ पे हो रहा है उनको। एब्यूज ऑफ पावर, आप बैंक मैनेजर हो इसलिए आपने किसी को बताए बिना आपने डोरमेंट अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाल के उनको दे दिए। तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपके पोजीशन का, आपके पावर का, आपकी अथॉरिटी, उन सबका क्या किया, एब्यूज किया, आपने उसका मिसयूज किया है। इट इज अगेंस्ट द वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स क्या कहते हैं, इंसान को हर एक सिचुएशन में कैसा होना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, उनके मूल्य अच्छे होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उनके अंदर, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, मतलब सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए उनके अंदर, जस्टिस मतलब न्याय हमेशा करना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए उनके अंदर, निष्पक्ष दिखने चाहिए और निष्पक्ष एक्ट करना चाहिए आपको। पर यहाँ पे वो सब चीज़ें उनके अंदर नहीं रही, यहाँ पे बैंक मैनेजर में नहीं रही और ना तो रही आपके कलीग में। कलीग ने भी पैसे उनके पास से मांगे और पैसे इस तरह से ले लिए, एक्सेप्ट कर दिए, ठीक है। तो उनके अंदर ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेहिता है, जस्टिस, फेयरनेस, तो ये वगैरह सबका अभाव, मतलब वर्चुअल अगेंस्ट के ये अगेंस्ट में रहा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी है कि द एंड जस्टिफाई मीन्स, मतलब एंड परिणाम आपके पक्ष में आ गया। परिणाम क्या हुआ कि आपके फादर, मतलब आपके कलीग के फादर, उनकी सर्जरी हो गई, अब वो रिकवर हो रहे, ठीक है, तो उनको सही हो गया। तो क्या एंड ने जस्टिफाई कर दिया यहाँ पे मीन्स को? ऐसी कुछ सिचुएशन होती है वहाँ पे एंड जस्टिफाई करते हैं मीन्स को, पर हर एक सिचुएशन में ये नहीं होते, ठीक है, हर एक सिचुएशन में नहीं होता। यहाँ पे दिस इज अगेंस्ट डियोंटोलॉजी, डियोंटोलॉजी का सिद्धांत है उसके अगेंस्ट में। डियोंटोलॉजी क्या बोलता है कि ड्यूटी बेस्ड एथिक्स की बात करता है। आपकी ड्यूटी क्या है, आप यहाँ पे बैंक मैनेजर हो, आप यहाँ पे बैंक के एम्प्लॉय हो, आप तो आपकी ड्यूटी क्या है, लोग को अबाइड करना, लोग के साथ में रहना, पब्लिक का ट्रस्ट है उसको मेंटेन करना, पब्लिक का मनी है उसको बचा के रखना, डोरमेंट अकाउंट से आप पैसे नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये सब आपकी इंटीग्रिटी रखना, तो ये सब था, पर आप उसके अगेंस्ट में गए। तो यहाँ पे एंड मीन्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहा है, ठीक है। दिस इज अगेंस्ट द डियोंटोलॉजी के सिद्धांत के अगेंस्ट में है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है कि बैंक मैनेजर का बिहेवियर अगेंस्ट द डियोंटोलॉजी रहा, ठीक है फ्रेंड, इतना समझ गए। उसके बाद में यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल, हमको पता है ये कंसिक्वेंशियलिज्म वाला ये थियरी है। कंसिक्वेंसेस वाला थियरी मतलब कंसिक्वेंसेस पे बेस्ड है कि उसका जो परिणाम, जो रिजल्ट किस में आ रहा है, मतलब रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है, तो कंसिक्वेंस एथिक्स कहता है कि बेस्ट है। पर यहाँ पे दिस इज अगेंस्ट यूटिलिटेरियनिज्म ऑल्सो। कैसे? यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल ये क्या कहता है, ये उपयोगितावाद वाला मतलब प्रिंसिपल है, उसको अगर हिंदी में बात करेंगे तो उपयोगितावाद, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर पीपल, मतलब सबसे ज्यादा लोगों का सबसे ज्यादा भला होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि सबसे ज्यादा लोगों का सबसे ज्यादा भला होना चाहिए। यहाँ पे भला किसका हो रहा है, बस एक ही इंसान का हो रहा है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भला हो रहा है। किसका हो रहा है, तो कलीग का, कलीग के फादर की जान बच गई। पर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो ये नेगेटिव है, ये नकारात्मक है फ्रेंड। कैसे नकारात्मक है, यहाँ पे बैंक की रेपुटेशन अब क्या होगी, बैंक की रेपुटेशन बिगड़ेगी। यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट होगा बैंक में, वो कम होगा लोगों को जब पता चलेगा। तो बैंक के बाकी एम्प्लॉय से वो भी इस तरह से फ्यूचर में एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग प्रेसिडेंट डेवलप करेगा, इसीलिए लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो किसी का यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट गुड होना था, वो तो हुआ नहीं, ठीक है। तो ये अगेंस्ट द यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में। तो इस तरह से बैंक मैनेजर का बिहेवियर हम ये मतलब एथिकल व्यू से हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि उन्होंने कुछ चीजें काइंडनेस, एम्पैथी, ह्यूमैनिटेरियन, फिलांथ्रोपी वगैरह के एंगल से किया है, ठीक है। पर कहीं कहीं ना उन्होंने वर्चुअल एथिक्स
फिर अगेंस्ट डिओन्टोलॉजी, यूटिलिटेरियनिज्म और पावर का एब्यूज किया है, उनके अगेंस्ट में काम किया है। ठीक है, तो ऐसे हम इस केस स्टडी का ये सेकंड जो बी पोर्शन है वो हम करेंगे। अब इस सिचुएशन में यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ वुड रिएक्ट टू दिस सिचुएशन। अल्टीमेटली यहाँ पे ये केस स्टडी पूछ के ये हमारी इंटेग्रिटी हमारे अंदर कितना है, हमारे अंदर एथिकल डायलेमा वाली सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में हम कैसे एक्शन लेते हैं, ये पूछने की अल्टीमेटली कोशिश की गई है यहाँ पे। ठीक है, कि आप एग्जीक्यूटिव हो, आपकी कलीग थी, वो कलीग ने आपको सारी की सारी सिचुएशन बता दिया, अब आप कैसे, आप किसको ज्यादा तवज्जो दे रहे हो, आप किसके फेवर में जा रहे हो, आप अपनी कलीग को बचाने की कोशिश कर रहे हो कि आप सर्वथा सही है वो करने की कोशिश कर रहे हो। यहां से ही हमारी इंटेग्रिटी चेक होगी फ्रेंड। और एक जो फ्यूचर का ऑफिसर होता है उनके अंदर उनकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए, सबसे पहले सत्यनिष्ठा रहनी चाहिए, वो ही मेन यूपीएससी हो, वेरियस पीसीएस हो, वो सब एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मेरा रिएक्शन होगा, मतलब हमारा जो भी हम एज अ एग्जीक्यूटिव के तौर पे हम काम कर रहे होंगे, तो हमारा जो रिएक्शन होना चाहिए ना, सिर्फ हमारे कलीग के एंगल से हमें नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि गाइडेड बाय प्रोफेशनल ड्यूटी, हमारा प्रोफेशनल ड्यूटी क्या है, प्रोफेशनल ड्यूटी के एंगल से हमें देखना है। लीगल इंप्लीकेशन, अगर ये बात बाहर आई तो इसके लीगल इंप्लीकेशन क्या होगा, उस एंगल से भी सोचना है। और एम्पैथी को भी जाने नहीं देना है, हमारी कलीग के प्रति सहानुभूति हमारी होनी चाहिए। हम मतलब सबसे पहले वो हमारे पास ही आएगी, हमारी कलीग है इसलिए। ठीक है, तो वो भी एंगल हमें चेक करना है। ठीक है, तो तीनों एंगल से हमारा जो भी रिएक्शन होता है, हमारी जो भी प्रतिक्रिया इन सिचुएशन में होती है, वो तीनों एंगल से हमें देखना है, नहीं कि सिर्फ एक एंगल से। ठीक है, कि सिर्फ माई एम्पैथी फॉर माई कलीग और उसके लिए मैं उसको बस हर कोशिश बचाने की ही कर लूँ, बाकी सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों एंगल के प्रति हमें देखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कंपेशन एंड एम्पैथी। मेरी फ्रेंड अगर मुझे बता रही है कि उसके फादर को सही है ना, तो उन्होंने बता दिया, तो मेरा वो कंपेशन होना चाहिए, सही है चलो, और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मुझसे कुछ हो सकता है क्या, वहाँ पे एम्पैथी दिखाना है आपको, है ना। फिर आपके कलीग को अब काउंसिल करना है। काउंसलिंग क्यों क्या करना है, तो डिस्करेज सीक्रेसी। यहाँ पे क्या बोला गया था कि उनके बैंक मैनेजर ने बोला है कि वो इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और वो अर्ली से अर्ली पे कर देंगे, और उसने स्टार्ट कर दिया है। तो ये बात कॉन्फिडेंशियल जरूर वो रख रहे हैं, पर ये बैंक के लिए सही नहीं है फ्रेंड। इसीलिए ऐसी सीक्रेसी मेंटेन नहीं करना, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रखना है। ऐसे करके आपके कलीग को आपको काउंसिल करना है कि आप एक बार एक काम करो, आप अपने सामने से जाके बैंक अथॉरिटी है उनको सबको जो सारी की सारी सिचुएशन हुई है वो बता दो, क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, क्या कर सकते हैं। या तो ऑल्टरनेटिव वे ढूंढने की, आप लीगल किसी से एडवाइस मांगो, है ना, लीगल किसी से एडवाइस मांगो, और ऑल्टरनेट वे क्या हो सकता है जो बेस्ट वे हो, बैंक के लिए भी सही हो, ताकि बैंक के लिए भी फ्यूचर में कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि किसी को पता चलता है कि बैंक ने इस तरह से फेवर किया था, बैंक मैनेजर ने फेवर किया था, तो बैंक की पूरी रेपुटेशन खराब हो, ऐसा भी कुछ काम ना हो। या यहाँ पे डोरमेंट अकाउंट होल्डर है उनको भी कुछ तकलीफ ना हो, पब्लिक का ट्रस्ट भी आपकी बैंक में मेंटेन रहे। तो इस तरह कुछ ऑल्टरनेटिव वे ढूंढने की भी आप कोशिश करो। अब आपका और काम क्या है फ्रेंड, आपको ये काम करना है कि आपके बैंक में आप एग्जीक्यूटिव हो, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता रहे, अकाउंटेबिलिटी, सब अपनी जवाबदेहिता से काम करें, तो ये मेंटेन रहना चाहिए। और आप भी बैंक में पब्लिक ट्रस्ट जो लोग हैं, लोगों का ट्रस्ट रहना चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, तो आपको विसल ब्लोइंग का एक्ट करना है। यहाँ पे आपकी फ्रेंड ने आपको बता दिया और आपको बोल दिया कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखना है, तो आप ऐसे नहीं चलेगा फ्रेंड। आपको विसल ब्लोइंग करना है, आपको ये सिचुएशन है उसको रिपोर्ट करना है, किसको, सीनियर मैनेजमेंट, एचआर और विजिलेंस को, इनको बताना है ये सिचुएशन हुई है, ताकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट आए। ठीक है, अब और एक क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ऐसी सिचुएशन आती है, किसी और को फ्यूचर में हो सकता है कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो, तो डोरमेंट अकाउंट से पैसे उठाने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए एक इमरजेंसी एम्प्लॉय फंड बनाया जाए कि इमरजेंसी सिचुएशन में एम्प्लॉय को कुछ रिक्वायरमेंट है तो उससे फंड निकालो, फ्यूचर में जब हो जाए आपके पास तो आप वापस उसमें दे दो। ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे, पुलिस का एसोसिएशन होता है, उसमें से वो 3-4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हैं। ऐसे ही और टीचर्स का एसोसिएशन होता है, आईएएस का एसोसिएशन होता है, तो जिनका एसोसिएशन होता है तो वो वहाँ से फंड निकाल के अपने लिए काम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप भी इमरजेंसी एम्प्लॉय फंड बना सकते हो। दूसरा चीज, आप सबको ये एनकरेज कर सकते हो, या बैंक की तरफ से एक पॉलिसी आ सकती है कि हर एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस हो, तो ताकि एम्प्लॉय खुद और उनके डिपेंडेंट उसमें से हेल्थ बेनिफिट ले सके। ठीक है,
प्रिवेंट रिकरेंस, ये फिर से ऐसा इश्यू इन फ्यूचर ना आए, रॉन्ग प्रेसिडेंट ना बने। इसीलिए मेरा एज एग्जीक्यूटिव क्या ऑब्लिगेशन होना चाहिए, मेरा ऑब्लिगेशन सबसे पहले ऊपर रखना है बैंक को, मेरे एम्प्लॉयर को, पब्लिक ट्रस्ट को, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे जो मैंने रिपोर्ट किया है वो बेस्ट है, और मैंने अपनी फ्रेंड को काउंसिल किया वो भी बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से एक्शन लेना चाहिए ताकि मेरी इंटेग्रिटी भी शो हो, मेरी ड्यूटी, मेरा ऑब्लिगेशन पब्लिक के प्रति, बैंक के प्रति, मेरे एम्प्लॉयर के प्रति वो भी शो हो, मेरी एम्पैथी एंड मेरा कंपैशन जो मेरी कलीग है उसके प्रति भी शो हो, ठीक है। और इन फ्यूचर नेगेटिव कुछ प्रेसिडेंट ना बने, इनके लिए एम्प्लॉय इमरजेंसी फंड भी बना दिया हमने, ताकि इन फ्यूचर में ऐसा फिर से रिपीटेशन ना हो, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा केस स्टडी हम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, बस इस तरह से हम नई नई केस स्टडी के साथ में आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।